जय हिंद। एक बार फिर आपका अपना चैनल सिग्मा आर्ट्स क्लासेस बिलोल में स्वागत है। और इस वीडियो के लेक्चर के माध्यम से हम पढ़ेंगे 10वीं के भूगोल के अध्याय 5 के थ्योरी, जिसमें बिहार कृषि एवं वन संसाधन के सभी सब्जेक्टिव टाइप्स थ्योरी को हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे, गहन अध्ययन करेंगे। चूँकि आप एनसीईआरटी के एससीईआरटी के बुक को 4 अध्याय तक अगर नोट्स बनाना चाहते हैं, बेहतरीन नोट्स बनाना चाहते हैं, तो आप मेरे इसी चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर के 10th के भूगोल को देख सकते हैं और संसाधन से लेकर के परिवहन तक में का सभी वीडियो लेक्चर अवेलेबल है। उससे बारी बारी से क्या लिख सकते हैं। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। बिहार क्या है? एक कृषि प्रधान राज्य। यहाँ की 80% आबादी किस पर निर्भर करती है? तो कृषि पर 80% आबादी बिहार की निर्भर करती है। बिहार में मुख्य रूप से 4 प्रकार की फसलें उगाई जाती है। भदई, इसकी शुरुआत मई और जून में होती है। भदई की शुरुआत किस में होती है? मई और जून में होती है। और अगस्त और सितंबर में इसकी कटाई की जाती है। अर्थात भदई फसल की कटाई अगस्त और सितंबर में की जाती है। भदई फसल के प्रमुख फसल कौन है? भदई धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, ये सब क्या है? ये सब है भदई फसल के प्रमुख फसल। उसके बाद आता है अगहनी। तो बिहार की सबसे महत्वपूर्ण फसल के रूप में अगहनी को हम लोग जानते हैं। इसमें अधिक से अधिक अगहनी फसल उगाई जाती है। यह फसल जून के मध्य से लेकर के अगस्त तक लगाई जाती है और नवंबर दिसंबर में काट ली जाती है। फिर प्रश्न आ रहा है, अगर प्रश्न आ जाएगा कि प्रमुख फसल के रूप में अगहनी की कौन कौन फसल आते हैं, धान, बाजरा, अरहर, गन्ना इत्यादि। अगहनी फसल को खरीफ फसल के नाम से भी बिहार में जाना जाता है। रबी फसल, इस फसल को अक्टूबर नवंबर के बीच लगाया जाता है। प्रमुख फसल के रूप में गेहूं, जौ, दलहन, तिलहन ये रबी फसल के अंतर्गत आता है। बिहार में गहन खेती रबी फसल की जाती है। गर्मा, यह फसल गर्मी के मौसम में उन क्षेत्रों में लगाई जाती है जहाँ सिंचाई की समुचित व्यवस्था की जाती है। जहाँ सिंचाई की समुचित व्यवस्था की जाती है। इस फसल में गर्मा धान और ग्रीष्मकालीन सब्जियां उगाई जाती है। ग्रीष्मकालीन सब्जियां गर्मा में उगाई जाती है। खाद्यान्न फसल, फूड क्रॉप, धान, पेडी, यह बिहार की खाद्यान्न फसलों में महत्वपूर्ण स्थान रखता है और बिहार में 2006 से 7 ईस्वी में 33.54 लाख हेक्टेयर भूमि पर धान की खेती की गई थी। धान का सबसे अधिक उत्पादक जिला पश्चिमी चंपारण, रोहतास, औरंगाबाद है। गेहूं आता है। उसके बाद खाद्यान्न फसलों में धान के बाद गेहूं का दूसरा स्थान है। अब बोने का समय नवंबर दिसंबर, काटने के समय मार्च अप्रैल। मक्का बिहार का तीसरा मुख्य खाद्यान्न फसल है। यह भदई, अगहनी, रबी, गर्मा चारों मौसम में उत्पादन इसका होता है। मक्का का उत्पादन खगड़िया जिला में अधिक होती है। तीसरा स्थान पर समस्तीपुर और बेगूसराय मक्का के उत्पादन में अपना स्थान बनाए रखा हुआ है। मोटे अनाज के रूप में ज्वार, बाजरा को शामिल किया गया है। मोटे अनाज ग्रुप में ज्वार, बाजरा को शामिल किया गया है। और इस अनाज के उत्पादन में मधुबनी पहले स्थान पर, किशनगंज दूसरे स्थान पर आता है। तिलहन, राई, सरसों, तीसी, सूरजमुखी, कुसुम और तिल, मूंगफली मुख्य रूप से तिलहन फसल के अंतर्गत आते हैं। तिलहन के उत्पादन में पश्चिम चंपारण, बेगूसराय, पूर्णिया, सहरसा इत्यादि आते हैं। पूर्णिया, सहरसा इत्यादि का स्थान प्रमुख रूप से है। तिलहन को 2 भागों में बांटकर हम लोग देखेंगे। एक हो गया रबी फसल, एक हो गया खरीफ। तो रबी फसल में राई, सरसों, तीसी, सूरजमुखी इत्यादि आते हैं। तिल, सूरजमुखी और मूंगफली खरीफ फसल में आते हैं। दलहन,
बिहार के प्रमुख दलहन फसल के रूप में चना, मसूर, मटर, उड़ीद और कुर्थी कुर्थी इत्यादि दलहन ग्रुप में आते हैं। दलहन उत्पादन में पटना जिला का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। व्यावसायिक फसल कमर्शियल क्रॉप गन्ना हमारी हमारे राज्य में गन्ना की खेती के लिए अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियां पाई जाती है। प्रमुख क्षेत्र गंडक हो गया, बागमती हो गया, कमला इत्यादि। उत्पादक क्षेत्र में आ जाएगा आपको पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण। ये गन्ना की खेती के लिए अति महत्वपूर्ण क्षेत्र है, इसको आपको ध्यान रखना है। फिर प्रश्न आ रहा है बिहार में की कृषि की समस्या क्या है। तो बिहार की 90% आबादी देहात में रहती है और 80% जनसंख्या बिहार के कृषि कार्य पर लगी हुई है। इसके बावजूद भी प्रति हेक्टेयर उत्पादन अन्य राज्यों की तुलना में काफी पीछे है और इसके पीछे निम्नलिखित कारण है। पहला कारण क्या है, मिट्टी कटाव। मिट्टी कटाव एवं गुणवत्ता मिट्टी की गुणवत्तापूर्ण में कमी। भारी वर्षा और बाढ़ के कारण मिट्टी का कटाव बिहार में होता है और साथ ही साथ वर्षा की लगातार वृद्धि से रासायनिक खाद्य पदार्थ के उपयोग से मिट्टी की उर्वरता शक्ति में कमी आती है, जिसके कारण बिहार की कृषि की स्थिति दयनीय है। घटिया बीज को उपयोग बिहार में होती है। उच्च कोटि के बीज का प्रयोग नहीं होने के कारण प्रति एकड़ जो उपज होती है न अन्य राज्य की तुलना में बिहार में कम होती है। फिर प्रश्न आ रहा है खेतों के आकार, छोटा आकार। हमारे राज्य में खेतों का आकार छोटा है, जिसके कारण वैज्ञानिक पद्धति से खेती नहीं हो पाती है। किसानों में रूढ़िवादिता। यहाँ के किसान परिश्रम पर कम और भाग्य और रूढ़िवादिता पर ज्यादा ध्यान देते हैं, भाग भरोसे अधिक बैठ जाते हैं वो, जिसके कारण क्या होती है, खेतों की जो उपज होती है कम हो जाती है। सिंचाई की समस्या। यहाँ कृषि मानसून पर टिका हुआ, जिसके कारण सिंचाई के लिए लोग बारिश वर्षा के जल का उपयोग ही ज़्यादा से ज़्यादा कर पाते हैं और भाग भरोसे बैठे रहते हैं। जल संसाधन क्या है, तो बिहार में जल का विशाल भंडार है जो हमें दो प्रधान स्रोतों से प्राप्त होता है। पहला हो गया धरातलीय जल, दूसरा हो गया भूमिगत जल। धरातलीय जल में आएगा नदियाँ, जलाशय, तालाब इत्यादि धरातलीय जल का उदाहरण है। अब भूमिगत जल में इसमें कुआं आते हैं, झरने, नलकूप, हैंडपंप इत्यादि भूमिगत जल के रूप में आते हैं। नहर क्या है, बिहार में सिंचाई के लिए नहर प्रमुख साधन है और मैदानी भागों में नहरों का विकास अधिक होता है। जल परिवहन तथा स्थानांतरण का मानव निर्मित संरचना पाई जाती है और न यह प्राकृतिक न होकर के मानव निर्मित होती है। नहर नहर प्राकृतिक न होकर के मानव निर्मित होती है। आजादी से पूर्व की नहरें। भारत की आजादी से पूर्व की नहरें निम्नलिखित है। पहला हो गया सोन नहर। यह सोन सिंचाई परियोजना का एक भाग है और यह बिहार का आधुनिक सिंचाई परियोजना है। बिहार की आधुनिक सिंचाई परियोजना पूछेगा तो ध्यान रखना है सोन नहर को। लाभान्वित क्षेत्र भोजपुर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, जहानाबाद और पटना सोन नहर से लाभान्वित क्षेत्र है। सारण नहर, यह आजादी से पूर्व की नहरें है और गोपालगंज प्रखंड में 1880 ईस्वी में इस नहर का निर्माण किया गया था। ढाका नहर, ढाका अनुमंडल में बकिया नदी पर यह एक छोटा नहर है जिसकी कुल लंबाई 30 किलोमीटर है। इसके द्वारा 4500 हेक्टेयर भूमि क्षेत्र की सिंचाई की जाती है। त्रिवेणी नहर, इसका निर्माण 1903 ईस्वी में पश्चिमी चंपारण में भारत और नेपाल सीमा पर गंडक नदी पर त्रिवेणी नामक स्थान पर किया गया था। इसकी कुल लंबाई 1094 किलोमीटर है। पश्चिमी चंपारण जिले लगभग 1.25 लाख की हेक्टेयर भूमि की सिंचाई इस त्रिवेणी नहर से की जाती है। आजादी के बाद की नहर कोसी नहर, यह भारत एवं नेपाल की सीमा पर बना हुआ नहर है। कोसी नगर को दो भाग है, पूर्वी कोसी 44 किलोमीटर और पश्चिमी कोसी 115 किलोमीटर। कोसी को बिहार का शोक नदी के रूप में भी हम लोग जानते हैं। नदी घाटी परियोजना क्या है, बिहार में बाढ़ एवं सूखे की विभीषिका को देखते हुए अनेक नदी घाटी का विकास किया गया था और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, सिंचाई, मछली पालन करना, पेयजल, जल की आपूर्ति
करना है। सोन घाटी परियोजना, गंडक नदी घाटी परियोजना और कोसी नदी घाटी परियोजना का उदाहरण है। बारी बारी से हम लोग सोन नदी घाटी परियोजना को पढ़ेंगे। यह बिहार की सबसे पुरानी एवं पहली परियोजना है। इसकी स्थापना 1874 ईस्वी में अंग्रेजी सरकार के द्वारा किया गया था और इस परियोजना से सूखाग्रस्त क्षेत्रों की सिंचाई उपलब्ध करवाई जाती है। पटना, गया, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, औरंगाबाद इत्यादि सोन नदी घाटी परियोजना से सिंचाई की जाती है। बिहार के दक्षिणी पश्चिमी में चावल की अधिक खेती होती है, इसलिए इसे चावल का कटोरा, राइस बॉयल ऑफ बिहार के नाम से जाना जाता है इस क्षेत्र को। गंडक नदी घाटी परियोजना, बिहार और उत्तर प्रदेश में इस परियोजना को लागू किया गया था। गंडक नदी को पनबिजली जल की आपूर्ति नेपाल से की जाती है। कोसी नदी घाटी परियोजना, इस परियोजना को 1896 ईस्वी में स्थापित किया गया, लेकिन 1955 ईस्वी में भारत और नेपाल की सरकार के द्वारा सामूहिक प्रयास से इस परियोजना को चालू किया गया था। और कोसी नदी घाटी परियोजना का उद्देश्य क्या है? उपजाऊ भूमि की बर्बादी को रोकना, मत्स्य पालन करना और पर्यावरण को संरक्षण प्रदान करना, ये कोसी नदी घाटी की क्या है लेकर के उद्देश्य है। भारत और नेपाल की सरकार के द्वारा इस पर काम किया जा रहा है। बिहार की कुल 374 वर्ग किलोमीटर पर अधिसूचित वन का विस्तार पाया जाता है। संजय गांधी उद्यान पटना में स्थित है। बिहार के बेगूसराय जिला में कांवर झील स्थित है। ये भी बात आपको ध्यान रखना है। बिहार में धान की फसल के लिए उपयुक्त भौगोलिक दशाओं का उल्लेख कीजिए। तो बिहार में धान की फसल के लिए उपयुक्त भौगोलिक दशा का उल्लेख निम्नलिखित है। धान के लिए 20 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। धान के लिए 72 से 200 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। जलोढ़ मिट्टी की आवश्यकता होती है और समतल तथा नीची जमीन की आवश्यकता होती है। बिहार में दलहन के उत्पादन एवं वितरण का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत कीजिए। ये प्रश्न अति महत्वपूर्ण है, इसलिए प्रश्न को इग्नोर नहीं करेंगे, इसको लिख लेंगे आप लोग। बिहार में दलहन फसलों के रूप में मसूर, खेसारी, मटर, मूंग, अरहर, अरद, उड़ीद और कुर्थी प्रमुख है। दलहन उत्पादन में पटना जिला का स्थान बिहार में सबसे आगे है। इसके अलावा औरंगाबाद और कैमूर का स्थान आता है। कृषि बिहार की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, इस कथन की व्याख्या कीजिए। बिहार एक क्या है, कृषि प्रधान राज्य है और यहाँ की 80% आबादी कृषि कार्य पर निर्भर है। झारखंड के अलग हो जाने के बाद बिहार के लोगों के लिए कृषि का अधिक महत्व बढ़ गया था और कृषि के अलावा अन्य रोजगार के साधन का यहाँ पर अभाव है, इसलिए कृषि को बिहार की अर्थव्यवस्था की रीढ़ के रूप में हम लोग जानते हैं। नदी घाटी परियोजना के मुख्य उद्देश्य क्या है? नदी घाटी परियोजना के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है। पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है, पनबिजली का उत्पादन करना, बाढ़ एवं मिट्टी के अपरदन को रोकना, मिट्टी के कटाव को रोकना, सिंचाई की सुविधा का विकास करना, मत्स्य पालन करना। बिहार के नगरों के विकास से संबंधित समस्याओं को उल्लेख कीजिए। नहरों के विकास से संबंधित समस्या क्या क्या है बिहार में, उसके उल्लेख करने के लिए बोल रहा है। तो बिहार के नहरों के विकास से संबंधित समस्या निम्नलिखित है। पहला पॉइंट क्या है? जल का असमान वितरण, दूसरा पूंजी का अभाव, तीसरा धरातल का स्वरूप। बिहार के किस भाग में सिंचाई की आवश्यकता है? क्यों बिहार के दक्षिणी भाग में सिंचाई की आवश्यकता अधिक है, क्योंकि यहाँ नहरों का विकास उतना अधिक नहीं हो पाया है। बिहार में वनों के अभाव के 4 कारण को लिखिए। तो बिहार में वनों के अभाव के 4 कारण निम्नलिखित है। पहला पॉइंट, कृषि एवं निर्मित क्षेत्रों के विस्तार के कारण वनों का विनाश हो रहा है, वन का कटाव हो रहा है, वन का अंधाधुंध कटाई हो रही है, जिसके कारण बिहार में वन का अभाव देखने को मिलता है और वनों के महत्व से संबंधित जागरूकता की कमी यहाँ पर देखी जाती है, जिसके कारण बिहार में वनों के अभाव पाए जाते हैं। संक्षेप में शुष्क पतझड़ वन की चर्चा कीजिए। बिहार के पूर्वी एवं दक्षिणी पश्चिमी पहाड़ी भागों में इस प्रकार के वन का विस्तार पाया जाता है। कैमूर और रोहतास जिले में इसका विस्तार अधिक देखने को मिलता है। यहाँ के प्रमुख वृक्ष महुआ हो गया, शीशम हो गया, पलाश हो गया, नीम इत्यादि है। बिहार में ऐसे जिलों का नाम लिखिए जहाँ वन विस्तार 1% से भी कम है। सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, गोपालगंज और वैशाली, मोतिहारी,
मुजफ्फरपुर, मधेपुरा, दरभंगा, मधुबनी, नालंदा जो बिहार के ऐसे जिले हैं जहाँ पर 1% से भी कम वन का विस्तार देखने को मिलता है। बिहार में स्थित राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्य की संख्या बताइए। 2 अभयारण्य की चर्चा कीजिए। बिहार में कुल मिलाकर के 14 अभयारण्य है और एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है जिसमें संजय गांधी जैविक उद्यान प्रमुख है जो पटना में पाए जाते हैं और यह 2 अभयारण्य के रूप में बेगूसराय जिला के अंतर्गत एक कांवर झील पक्षी विहार हो गया जिसमें पक्षियों की प्रजातियों का अध्ययन किया जाता है और दूसरा हो गया कुशेश्वर स्थान पक्षी विहार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द लेकर के, तब तक अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।